केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए, शुरुआत में ही बोले थे हमारे पास यानी ह्यूमन बॉडी में दो तरह के कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स हैं। एक है नर्वस सिस्टम के थ्रू और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम का मेथड क्या है? यूज करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसका मेथड है यूज करना केमिकल सिग्नल। अब ये केमिकल सिग्नल्स अपने टारगेट साइट तक कैसे पहुंचते हैं? तो टारगेट साइट तक पहुंचने के लिए उनका जो ट्रांसपोर्टर है, जो मेथड है, वो है यूज करना ब्लड को, यानी वे यूज करते हैं ब्लड एज ए व्हीकल। ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है, अच्छा ये केमिकल्स क्या कहलाते हैं? 3 केमिकल्स को कहते हैं हार्मोन। तो वो केमिकल जो किसी तरह का रेस्पॉन्स लाएंगे, कोई चेंज लाएंगे बॉडी में, और वो ब्लड के थ्रू आ रहे हैं, किसी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे हार्मोन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को जो चीज सोचना है या जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये हार्मोन्स आखिर इतने भीड़ में लाखों तरह के मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा में, ब्लड में, है ना, तो उनमें से सिर्फ यही मॉलिक्यूल क्यों टारगेट साइट पे जाके एक्शन देने में सक्सेसफुल होता है? दूसरा कोई मॉलिक्यूल उसके जगह क्यों एक्शन नहीं देता? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो वो कैसे पहचानता है कि नहीं इसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करना है, दूसरे के साथ नहीं करना है? तो इसके लिए एक टर्म आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब एकदम खास। ठीक है, एकदम स्पेशल। वो कैसे खास बनता है वो मॉलिक्यूल? क्योंकि उसका जो बाइंडिंग साइट है वो किसी सरफेस के साथ आके अटैच होगा। ठीक है, और उस सरफेस के साथ अटैच होने के बाद ही वो अपना एप्रोप्रिएट फंक्शन या एक्शन दे सकता है। हार्मोन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या तो सेल सरफेस पे या अप टू डीएनए लेवल पहुंच जाते हैं। ठीक है, और 10th के नॉलेज के हिसाब से हम लोग को तो पता ही है कि डीएनए क्या है? क्रोमोसोम का मेन मटेरियल होता है। क्रोमोसोम किन चीजों से बने हैं? डीएनए से, और डीएनए को ऑर्गेनाइज करके रखता है प्रोटीन। तो डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस डीएनए तक उसकी पहुंच है, वो डीएनए तक पहुंच जाता है और उसके साथ उसको एक्टिवेट करता है, तो वो जाके आगे आरएनए बनाता है, आरएनए से फिर प्रोटीन होता है। इस तरह के एक्शन होते हैं, राइट। तो ये हार्मोन कैसे अपना रिस्पांस दे पाता है कि या तो वो डीएनए तक पहुंच के डायरेक्टली एक्शन प्रोवाइड कराता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे आके अपने रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, और रिसेप्टर प्रोटीन में जो चेंज आया वो अंदर एक हलचल मचाता है। ठीक है, वो सेल के अंदर में कुछ चेंजेस लाते हैं, और उन चेंजेस के कारण फिर फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी में जो सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स में चेंजेस आते हैं। इस तरीके से इनका एक्शन पूरा होता है। तो हार्मोन दो तरीके से एक्शन अपना प्रोवाइड करा पाते हैं, या तो वो डायरेक्टली डीएनए के साथ बाइंड करके डीएनए को एक्टिवेट करते हैं, तो प्रोटीन बनेगा क्योंकि आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है और वो प्रोटीन फंक्शन करेगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच होगा, और सरफेस पे अटैचमेंट के बाद जैसे कैसे होता है, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑन करने के बाद करंट फ्लो करके फैन को चलाता है। हम डायरेक्टली फैन को नहीं चलाते, स्विच ऑन करते हैं, उससे करंट फ्लो होता है, तब जाके फैन घूमता है। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे आके ये हार्मोन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। उसके वजह से हार्मोन मॉलिक्यूल के जहां अटैचमेंट साइट है उसमें चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस फिर रिफ्लेक्ट होता है जहां पे उसका एप्रोप्रिएट एक्शन साइट है। इस तरीके से हमारे बॉडी में हार्मोन्स फंक्शन करते हैं, यानी हार्मोन का थोड़ा सा ही क्वांटिटी एनफ है बहुत तरह के चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, तो आगे और देखेंगे ये क्या कैसे करते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, it is achieved with the help of hormones.
Simple. It is achieved with the help of hormones. These hormones are chemical molecules that travel to their target sites through blood. और इसलिए ब्लड का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे हम लोग को दिखता है. ऐसे तो क्या देखे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लड ही है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना. एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखे ब्लड ही है जो वेस्ट मटेरियल को लेके किडनी तक जाता है और फिल्टर करा के वापस आता है. डाइजेस्टिव सिस्टम तो हालांकि इसमें नहीं था, लेकिन इतना हम लोग 10th के बेसिस पे जानते हैं कि डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स कहाँ आते हैं, ब्लड में ही आते हैं. और ब्लड उन्हें सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करके आता है, पहुंचा के आता है. अब एक नया फंक्शन इसका ब्लड का देख रहे हैं, वो है क्या कि हार्मोन को भी ये टारगेट साइट तक, सेल टू सेल, है ना, टारगेट टू टारगेट लेकर जाता है. तो चार फंक्शंस हमारे पास आ गए. और जब ब्लड ऐसे टिश्यू पढ़ते हैं या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम लोग पढ़े ह्यूमन में, उसमें देखे होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, 3 तरह के सेल्स. उसमें डब्ल्यूबीसी का फिर फंक्शन समझ में आया, अरे ये तो हमारा इम्यून सेल्स है, हमें प्रोटेक्शन देता है. तो ब्लड का एक और काम हमारे सामने आया, प्रोटेक्शन. यहाँ एक शॉर्ट में है ना नोटेड बाई करके लिखे हैं, एनबी यानी नोटेड बाई. फंक्शंस ऑफ ब्लड. बहुत बार होता है, बहुत सारी चीजों को हम लोग सही जगह पे नहीं बता पाते वहां पे, क्योंकि हम लोग उस तरह से पूरा पूरा उसको समझने लायक नहीं बने. अब ऑलमोस्ट कंपोजिट फंक्शन ऑफ ब्लड हम लोग समझ चुके हैं, तो ये फुट नोट में आप डाल सकते हैं. वो है क्या, पहला ट्रांसपोर्ट टू सेल्स और टिश्यूज. ये सेल या टिश्यू तक क्या लेकर जाएगा, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन. ठीक है, याद रहेगा. 3 महत्वपूर्ण चीजें जिसको ये लेकर जाता है, ट्रांसपोर्ट्स अवे फ्रॉम टिश्यूज और सेल्स. इसमें क्या बाहर लेकर आता है, क्या उनसे दूर लेकर जाता है, वेस्ट्स. और ये वेस्ट्स एक्चुअली में क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट्स. कार्बन डाइऑक्साइड. और हाँ, इसमें एक और चीज जोड़ना है, प्रोवाइड्स. अच्छा, ये थर्ड में डाल देंगे क्योंकि ये अलग तरीके से. ये बाहर के क्या लेकर आता है, उनसे दूर क्या ले जाता है, सेल और टिश्यू से वेस्ट. और क्या ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. तीसरा प्रोवाइड्स, इसमें आप डाल सकते हैं इम्यूनिटी against pathogens for protection. ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए. अब थोड़ा आदत बनाएंगे हम लोग, बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगा उसको इन नोट्स लिख कर रखेंगे और उसको हाईलाइटेड रखेंगे. कॉपी जब रिवाइज कीजिएगा, दिखिएगा पलट के, ये चीजें आपको हाईलाइटर में दिखेंगी, तो उसको एक बार ध्यान दे लीजिएगा.
हो गया। तो वापस हम लोग आए हार्मोन के, है ना, एरेना में। तो ये ब्लड का सहारा लेते हैं अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। अब यहीं पे एक और बात का निर्णय हो जाए कि ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स है। तब से तो केमिकल 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 किए जा रहे हैं। एक चीज जान लीजिए, हमारे बॉडी में दो तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, और ये तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी नहीं है कि एटम्स को तैयार कर सकें। तो नेचुरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने का क्षमता हमारे अंदर नहीं है, हम उनके कंपाउंड नहीं बना पाते। तो होता क्या है, इन कंपाउंड्स को हम अपने न्यूट्रिशन के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि बॉडी में आने का कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। तो फूड न्यूट्रिशन के थ्रू ही इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या आयंस, जैसे आप कहें, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन एक्सेट्रा, ये चारों तो जग जाहिर है बहुत जरूरी होते हैं, है ना। सोडियम का सोर्स ही है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम का सोर्स ही है पोटेशियम क्लोराइड, अब तो पोटेशियम आयोडाइड भी, क्योंकि आयोडीन की डिफिशियंसी से यहीं पर आपको समझ में आएगा ग्वाइटर होता है। तो थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन में, प्रिपरेशन में उसका जरूरत होता है। तो पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में पोटेशियम आयन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में सोडियम आयन लेते हैं। और इन दोनों का कहां कहां जरूरत पड़ा, नर्वस कंडक्शन में, एक्शन पोटेंशियल तैयार करने में, रेस्टिंग पोटेंशियल तैयार करने में, है ना। तो देखिए, ये एक एग्जाम्पल था कि देखिए भाई, जितने इनऑर्गेनिक हैं उनके बात हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बना नहीं पाते, हम एब्जॉर्ब करते हैं। अब रहा दूसरे ग्रुप का, ये है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब लेबोरेटरी में आप इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बना सकते हैं किसी चीज को तोड़ के या कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन करके। पर ह्यूमन बॉडी में स्पेशली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मोरलेस मोस्ट ऑफ द टाइम, जो डुअल फंक्शन करते हैं, एक बॉडी के स्ट्रक्चर को, सेल को बनाने में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि वो टूट कर फिर अंडर नॉर्मल कंडीशन या एक्सेप्शनल कंडीशन एनर्जी देते हैं। वो ब्रेक होता है तो केमिकल एनर्जी रिलीज होता है, उसी से हमारा जीवन चलता है। दे कीप अस अलाइव, उसी की वजह से हम जीवित हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये किसी बाहर के लेबोरेटरी में नहीं बन सकते। बहुत मुश्किल से बनेंगे भी तो उतना लंबा, उतना बड़ा, उतना विशाल का नहीं बन पाएगा जितना हमारे बॉडी में बनता है। फॉर एग्जाम्पल डीएनए, एक ह्यूमन बॉडी के टोटल डीएनए को निकाल के अगर एंड टू एंड बांध दे, है ना, तो एक धागा बनेगा। ऑन एन एवरेज इस धागे की लंबाई, सिर्फ एक ह्यूमन के टोटल डीएनए को अगर धागा बनाए, इसकी लंबाई इतनी होगी, यहां से चांद और चांद से पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं एक ह्यूमन के बॉडी में कितना डीएनए रहता है। आपको लगता है इतना बड़ा धागा आप बना सकते हैं लेबोरेटरी में? डीएनए छोड़ दीजिए, धागा बना लीजिएगा इतना बड़ा? नहीं पॉसिबल। तो ये एक एस्टोनिशिंग फैक्ट था, मतलब चौंकाने वाला फैक्ट कि देखिए इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर बनते हैं। तो कहने का मतलब है, चूंकि सेल के ही अंदर बनेंगे, लिविंग सिस्टम के अंदर, बाहर नहीं बनेंगे, इसीलिए इन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सबों को हम बायोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखते हैं। और ये सभी बायोमॉलिक्यूल किसी न किसी तरह से या तो हमारे बॉडी में या किसी और में बने, उनसे हम इन्हें प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स बायोमॉलिक्यूल हैं, पर सभी अमीनो एसिड हम नहीं बना पाते जो प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट है। धीरे धीरे बहुत सारा बात आपको पता चलेगा, आगे की क्लासेस में और जाएंगे 12th में, तो आपको और सारा चीज क्लियर होगा। लेकिन एक आइडिया तो लगना चाहिए। जैसे बायोमॉलिक्यूल करके एक चैप्टर भी है ना, सेल, बायोमॉलिक्यूल एंड सेल डिवीजन, यूनिट नंबर कितना है? 3 है प्रोबेबली। तो यूनिट 3 है, 3 चैप्टर्स है उसमें। तो बायोमॉलिक्यूल्स वही हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है कि वो सेल के अंदर बनते हैं। और हार्मोन्स ये भी सेल के अंदर बन रहे हैं, इसलिए किस कैटेगरी में आएंगे? बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आएंगे, राइट। सो दीज आर
synthesized in the body and are biomolecules. ये बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब ये बायोमोलिक्यूल्स किस कैटेगरी के होंगे वो देखिए। मोस्ट ऑफ देम आर categorized under following groups: स्टेरॉइड्स एक प्रकार के फैट्स हैं, कैटेकोलामाइंस एक प्रकार के एक काइंड ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स हैं जिन्हें कहा जाता है पेप्टाइड्स। प्रोटीन्स with iodine etc. स्टेरॉइड इनके एग्जाम्पल में रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरॉन, ये मेल में होता है। एस्ट्रोजेन या इसी को कहते हैं एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन एटसेट्रा, ये जो है पाए जाते हैं इन फीमेल्स। कैटेकोलामाइंस इनके एग्जाम्पल में आते हैं एड्रिनालिन या इसी को इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रिनालिन या इसी को नॉर इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और प्रोटीन विथ आयोडीन इसके एग्जाम्पल में है T3 T4 हॉर्मोन्स जिन्हें हम लोग थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। तो मोर और लेस इन कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। इतने तरह के मतलब बहुत ही मेजर आइडेंटिफाइबल टाइप्स के है ना हॉर्मोन्स मिलते हैं। इधर मिटा सकते हैं, इधर हो गया होगा।
मोड ऑफ एक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स। पहला क्या करता है, डायरेक्टली डीएनए के साथ इंटरैक्ट करता है और उससे आरएनए प्रोड्यूस करके प्रोटीन तैयार करवा के एक्शन तुरंत करवाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है हार्मोन, हाँ इनके एग्जाम्पल में रख लें। एग्जाम्पल है इस तरह से काम करने वाले स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रैवल कर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होंगे। तो हार्मोन यहां आया, फिर न्यूक्लियस को ट्रेवल कर गया। अब ये यहां पे है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर इनके रिसेप्टर्स होते हैं ट्रेवल करने वाले। फॉर एग्जांपल ये हो गया हार्मोन रिसेप्टर, और ये कैसे हैं, डीएनए बाइंडिंग टाइप मॉलिक्यूल हैं ये। ठीक है, तो हार्मोन अपने रिसेप्टर से, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, कहीं टैग आउट नहीं है, कहीं बंधे हुए नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये आएंगे और इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो कैसा दिखाई पड़ेगा, मान लेते हैं ऐसे लगा। फॉर एग्जाम्पल ये सारा हाइपोथेटिकल डायग्राम है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए इस तरह का एक सिंपल इमेज तैयार कर रहे हैं। अब ये हो गया एक्टिव, एक्टिवेटेड। नहीं, उसका कारण है, जैसे मान लीजिए यहां से वहां तक इलेक्ट्रिसिटी रन किया हुआ है, क्या होगा, फैन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो एक बार शुरू करने के बाद रोकने का भी तो जरूरत है। तो इसीलिए एक स्विच टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ये स्विच है, ऐसे आप समझ सकते हैं। जब तक ये सर्किट पूरा नहीं होगा ये स्विच काम नहीं करेगा। तो हार्मोन आके इनके साथ जुड़ना एक स्विच का काम किया। अब ये जब स्विच तैयार हो गया तो स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होगा तो ये अपने जाएगा टारगेट तक। अब इसका टारगेट कौन है, तो टारगेट है डीएनए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। कभी भी बनाएंगे अगर ये लूप कंप्लीट करेंगे तो आप 10 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस जरूर डालेंगे। उसके पीछे का रीजन आपको बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में समझ में आएगा। और जब आप 12th में जाएंगे वहाँ पे जब हम लोग डीएनए के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे तो आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा। अभी इतना ध्यान रखें, कभी भी बनाएं दूसरे लोग जैसे भी करते हो, आप फॉर योर स्पेसिफिसिटी यहाँ 10 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर डालेंगे। तो ये है डीएनए। ठीक है,
जो कि है जेनेटिक मटेरियल। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, ये क्या बात हुआ, क्रोमोसोम इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, दोनों कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, या तो क्रोमोसोम होगा या डीएनए होगा। तो अब हम आपको समझाएं कि क्रोमोसोम और डीएनए में क्या अंतर है। डीएनए ही मेन मॉलिक्यूल है, पर डीएनए जब सज धज के रहता है ना, ऑर्गेनाइज्ड रहता है ना, एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिखाई पड़ता है, तब उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। अब इसको इस तरीके से सजा के रखने में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन अपना कंट्रीब्यूशन देता है, प्रोटीन, और वो भी स्पेशल है हिस्टोन प्रोटीन्स। यूकैरियोटिक सेल, खासकर ह्यूमन के बारे में बात करें तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स इन्हें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ताकि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ना, अभी तो देखें है ना, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो टूट फूट न जाए, प्रोटेक्टेड रहे, समय रहने पे फंक्शन करे, समय पड़ने पे। तो उस तरीके से उन्हें बनाए रखने के लिए इन्हें एक सपोर्ट मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ता है, एंड दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स। उनके साथ जुड़कर ये बनाते हैं क्रोमोसोम। अदरवाइज वो मेन मॉलिक्यूल जो है, आप सीधे डीएनए बोले तो भी वही बात है, क्रोमोसोम बोले तो क्रोमोसोम में भी मेन मॉलिक्यूल डीएनए। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। ऑल्टरनेटिवली डीएनए और क्रोमोसोम आप बोल सकते हैं। अब चलिए, ये क्या है, एक्टिवेटेड कंडीशन में है, और इसके बारे में क्या लिखा गया है, ये डीएनए बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनका टारगेट क्या है भाई, डीएनए इनके साथ कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद डीएनए के मदद से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और वो भी कैसा आरएनए, एम आरएनए। एम आरएनए का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का मतलब है इसमें मैसेज है, कोडेड मैसेज है, और उन कोड के अनुसार प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कितना स्पेसिफिक है सोचिए। अब ये मैसेंजर आरएनए चलेगा प्रोटीन सिंथेसिस की ओर। ये कराएगा प्रोटीन सिंथेसिस एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। क्यों भाई, क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, उन्हीं के थ्रू होता है, और मैसेंजर आरएनए में मैसेज है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग साइट हो गया राइबोसोम, और कैसा क्या चाहिए, ये इंफॉर्मेशन सीट हो गया। इंफॉर्मेशन सीट जब मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा, उसे प्रोटीन बनाकर दे दिया। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक टेलर है, राइबोसोम इज ए टेलर, और आप जो कपड़ा लेकर जा रहे हैं वो हो गए मैसेंजर। आप बताएंगे कि इस कपड़े से ऐसा शर्ट बनेगा, इंस्ट्रक्शन दर्जी को मिल गया, अब वो अकॉर्डिंगली जो डेटा कलेक्ट किया है अकॉर्डिंगली शर्ट बनाकर आपको दे देगा। तो इस शर्ट को अगर आप प्रोटीन माने, प्रोडक्ट, तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, कपड़ा, दैट इज एमिनो एसिड्स, जिसके बारे में अभी बात की। इस अमीनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, और मैसेज क्या हुआ, वो आपने जो बोला और टेलर ने जो मेजरमेंट लिया, वो उसका इंफॉर्मेशन है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज मैसेंजर आरएनए। तो इसके मदद से उस डायमेंशन के अनुसार इसने प्रोटीन तैयार। समझ में आया आसान शब्दों में? तो नतीजा क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी बनेगा प्रोटीन। याद रखिए, ये मैसेंजर आरएनए कहां चला आएगा, ये आ जाएगा इन साइटोप्लाज्म। बनने के बाद, है ना, या इसको ऐसे नहीं घेरते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है कहाँ, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लियस का अपना बाउंड्री ध्यान में रखना है।
राइट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लगेगा नहीं तो सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर हुआ, नहीं। ये डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। और ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, इसका इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में ही ये फॉर्मेशन हुआ, कॉम्बिनेशन। ये आके डीएनए को जो मैसेज दिया, उसको जो एक्टिवेट किया, ये भी कहाँ हुआ? न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस ने आरएनए बनाया, कहाँ बना? न्यूक्लियस में। अब इस आरएनए साहब को बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कहाँ? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के मदद से प्रोटीन सिंथेसिस का कार्यक्रम पूरा होगा। तो प्रोटीन फॉर्म्ड कहाँ? इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हुआ। अब ये करेगा एक्शन। याद रखिए, सब सेल के अंदर है एक्शन ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोड्यूस करेगा फिजियोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजी मतलब क्या हो गया? हमारे जो सिस्टम्स हैं, जैसे 7 सिस्टम्स तो आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिए हुए हैं 11th में, जिसमें से एक हटा दिया है, डाइजेस्टिव भी है। तो टोटल 7 सिस्टम्स तो यही देख रहे हैं। एक और है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो है 12th में पढ़ने के लिए। एक और सिस्टम है इम्यून सिस्टम। 8 और 1 9 हो गया। और एक और जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं हुआ है, हमारा इंटेगोमेंट्री यानी स्किन सिस्टम, 10। तो मोर और लेस 10 सिस्टम्स तो हैं ही। ठीक है, तो इन सभी सिस्टम्स में जो चेंज लाया जाता है, उन्हें हम फिजियोलॉजिकल चेंज कहते हैं। बात समझ में आई? तो हम लिखे नहीं है, बट आप इसी से डायग्राम से ये पूरी तरह से समझ सकते हैं हाउ स्टेरॉयड हार्मोन्स एक्ट, कैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब ड्रॉ कीजिए। एक प्रकार का था, इसकी कहानी पूरी हुई, ये कैसे काम करते हैं। आप देखिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में पहले पूरा बखान किया है जितने प्रकार के ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के सिक्रेशन है। क्या आप लोग उस चीज को 10th में पढ़े हैं? पढ़े ही हैं। तो मोर और लेस बहुत सारा चीज आपको लगेगा, आप जानते हैं। जैसे थायरॉक्सिन के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के कॉन्सेंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन रखता है। ठीक है, उनका फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश करता है। और भी है, मेटाबॉलिक हार्मोन है, आपको एक्टिव करता है ना, आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस बनाता है, बहुत सारा चीज है। लेकिन इन सबों का बेस है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करना। तो ये थोड़ा बहुत जानते ही हैं, है ना। और इसके डिफिशियंसी से गॉइटर होता है, ये भी जानते हैं। इसमें आयोडीन की जरूरत होती है, ये भी जानते हैं। उसी तरह से फिर आप ये भी जानते हैं, इंसुलिन ये पैंक्रियास से निकलता है, और 10th लेवल में पैंक्रियास को बड़ा हाईलाइट किया हुआ रहता है। ये मिक्स्ड फंक्शन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। इससे एंजाइम भी निकलता है, इससे हार्मोन भी निकलता है ना। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज आप जानते हैं, आपको नया नहीं लगेगा, बट दिस एस्पेक्ट इज कंप्लीटली न्यू। इसको पहले बताने के पीछे यही रीजन है, जैसे ही आप हार्मोन पढ़ें तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये काम कैसे करता होगा, इसका जो एक्शन है ये कैसे होता होगा। तो स्कूल ऑफ थॉट जब आप देख लेंगे कि इसके काम करने का तरीका क्या है, तो आपको और समझने में आसानी होगी। कहां पे फिजियोलॉजिकल चेंज? नहीं नहीं नहीं, ये एरो है,
इसका हेड थोड़ा लंबा हो गया। अच्छा, हम नहीं सोचे थे पाई जैसा लगेगा। थोड़ा लंबा नहीं होता तो 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, फिर उधर उनको निकलना है 10 बजे। पानी दीजिए तो उनको, पानी। सीधा 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 सीधा। नर्वस सिस्टम में तो इंटरेस्ट आया होगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। हालांकि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन था उसको हटा दिया, अपने तरफ से हम कोशिश किए कि कम से कम उसके बारे में अच्छा आइडिया लग जाए, पर ये और इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें बहुत तरह का कोऑर्डिनेशन है। कौन ये एस्ट्राडायोल, ESTRADIOL, वो है। आगे बढ़े।
छुटा हुआ है आपका? नहीं नहीं नहीं, उनको देने के लिए बोले, उनको नींद आ रहा है। दूसरा होता है एक्टिंग बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंड मैसेंजर्स। दूसरे तरह के हार्मोन फंक्शन करते हैं सेकेंड मैसेंजर बना के। अब ये क्या बात हो गया? तो फर्स्ट मैसेंजर कौन है? तो खुद फर्स्ट मैसेंजर है, और ये डेवलप करेंगे सेकेंड मैसेंजर, और सेकेंड मैसेंजर जाके काम करेगा। फर्स्ट मैसेंजर खुद हार्मोन हो जाएगा और सेकेंड मैसेंजर सेल के अंदर तैयार होंगे। अब ये कैसा सिस्टम है? अगर आप एक ऑफिस को इमेजिन करें कि एक बड़ा सा सरकारी ऑफिस है, तो जो मेन ऑफिसर होता है उस तक बाहर से कोई आया हुआ आदमी डायरेक्ट नहीं मिल सकता। ऐसा होता है क्या? आप आए सीधे ऑफिसर के कमरे में चले गए, तो भाई वो कोई व्यस्त आदमी है, कोई बड़ा काम कर रहे होंगे, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या डिस्कशन चल रहा है, तो किसी एक चीज पे फोकस है, हर चीज को एक साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं? तो उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगा, अप्रोप्रिएट टाइम पे वो एक्शन लेंगे, है ना, समय के अनुसार। जैसे में क्या होता है, अगर आप उनसे मिलने गए तो आप एक पर्चा देंगे, एक अपना विजिटिंग कार्ड देंगे, या जो भी है उसका फॉर्म भरने के लिए, क्या पर्पस है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या बात करना है, एक्सेट्रा, उसे भर के आप आगे बढ़ाते हैं। ऑफिस का जो कर्मचारी होता है वो उसको देखता है और उसके बाद अप्रोप्रिएट साहब जो होते हैं, जो इसके ऑफिसर होंगे, उन तक कागज पहुंचा देता है। अब वो अपने समय के बाद उनको बुलाता है। ठीक है, अब इसको हार्मोन के साथ रिलेट करने का कोशिश कीजिए। आप हो गए हार्मोन, ठीक है, आपको कोई काम करवाना है, दिस इज टारगेट, मतलब टारगेट एक्शन जो है वो आपका एक्शन ऑफ टारगेट। अब आप गए जो ऑफिस के कर्मचारी को एक शीट पकड़ाए, वो क्यों? क्योंकि आप ऑफिस के अंदर जा नहीं सकते थे डायरेक्ट, है ना, तो आपको रिसेप्शन पे ही रोका गया। ये हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकता है, उसे रिसेप्शन नामक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रोक लिया जाता है। ठीक है, अब रिसेप्शन पे डेस्क है जिसपे कर्मचारी बैठा हुआ है डेस्क के सामने, उसी तरह से हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ वो कंबाइन करेगा। ठीक है, और ये कहां पर होंगे? डेस्क पर। जैसे वहां कर्मचारी था, ये डेस्क के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये रिसेप्टर्स बैठे हुए। ठीक, तो जैसे ऐसे किए, इस तरह से हार्मोन आया, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया। अब जैसे ही उस कर्मचारी को इंफॉर्मेशन शीट मिलेगा, वो एक्टिव होगा ना। एक्टिव होने के बाद वो काम क्या करेगा? वो जाएगा ऑफिसर के पास टेबल पे, है ना। उसी तरीके से ये सेकंड मैसेंजर से जैसे ही, सेकंड मैसेंजर का नहीं, ये जैसे ही रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड करेगा, तो नतीजा क्या होगा? उसके वजह से सेल के अंदर में नए तरह के चेंजेस आएंगे और एक दूसरा इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल तैयार होगा। रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड किया जाएगा हार्मोन, वैसे ही सेल के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल तैयार होगा और ये चलेगा इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन देने जाएगा अल्टीमेटली डीएनए को ही, बिकॉज डीएनए इज द बॉस, क्रोमोसोम इज द बॉस, है ना। तो वो क्या करेगा? डीएनए तक पहुंचने का रास्ता बनाएगा। कैसे? डीएनए तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा जा सकता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास के मॉलिक्यूल्स के साथ वो इंटरैक्ट करेगा। फिर वो मॉलिक्यूल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ट्रेवल करते हुए फिर जाके डीएनए के साथ इंटरैक्ट करेगा।
इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में काम पूरा होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस पूरे किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है सेकेंड मैसेंजर मेडिएटेड फंक्शन। और इसमें सेकेंड मैसेंजर कौन बना? सेल के अंदर वो मॉलिक्यूल्स जो जाके अल्टीमेटली एक के बाद एक फाइनली डीएनए के साथ इंटरेक्ट किए। ये सब इसमें से पहला जो होगा जो ये चेंजेस ला रहा है वो है सेकेंड मैसेंजर, क्योंकि वो सेल को इंफॉर्मेशन दे रहा है बाहर से आने वाला कोई ऐसा इंफॉर्मेशन लेकर आया। राइट, अब थोड़ा और देखेंगे डायग्राम तो और क्लियर होगा। एज यूजुअल ये क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां पे हार्मोन। ठीक है, और इस हार्मोन का रिसेप्टर यहां बैठा हुआ है, ये हार्मोन का रिसेप्टर है। आप बोलिएगा बढ़िया से जूता बनाए, ऐसा नहीं है, एक इमेजिनरी डायग्राम है जो इसको प्रेडिक्ट कर रहा है कि कैसा होता होगा, इसी तरह से कुछ होगा। तो ये क्या करेगा? अपने बैठने के स्थान की ओर जा रहा है, ये है हार्मोन रिसेप्टर, ये है हार्मोन रिसेप्टर। कहां पर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रेवल कर रहा है, आर पार जा रहा है। ठीक है, अब ये आया, और कलर का भी ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड कर गया। जैसे ही ये बाइंडिंग हुआ, बाइंडिंग क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस इन द रिसेप्टर। रिसेप्टर पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, जिससे क्या होगा? इसके साथ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल मान लेते हैं ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये अलग हो गया, और ये जाके दूसरा मॉलिक्यूल बनाएगा। ये हुआ सेकेंड मैसेंजर। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड मैसेंजर है कैल्शियम आयन खुद, DAG, इन्हें कहते हैं डाई एसाइल ग्लिसरॉल। PIP, फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस तरह के, ये केमिकल है, आप इनको उतना नहीं भी याद रखें, सिर्फ आप इनका एब्रीविएशन ही, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें, सफिशिएंट है। उस लेवल तक आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है, बस आपको ये समझाना था कि ये सब क्या है? सेकेंड मैसेंजर्स। अब ये क्या करेंगे? ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, फाइनली कहां तक पहुंचेंगे? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और एज बिफोर यहां डीएनए महाशय बैठे हुए हैं। बाइंड करेगा, इससे एमआरएनए बनेगा, और फिर एमआरएनए आएगा साइटोप्लाज्म में,
इससे बनेगा प्रोटीन और प्रोटीन लाएगा फिजियोलॉजिकल चेंज। अब देखिए वहां पे क्या था, पहला वाला जो देखे स्टेरॉयड हार्मोन वाला, वो 1 to 1 था। एक स्टेरॉयड मॉलिक्यूल आएगा एक्शन देने के लिए काफी है ना। यहां मल्टीपल स्टेरॉयड मॉलिक्यूल, सॉरी नॉट स्टेरॉयड, मल्टीपल सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स बनते हैं भारी मात्रा में। इसलिए भारी मात्रा में वो मॉलिक्यूल बनते हैं जो डीएनए को एक्टिवेट करेगा। आया एक्टिवेट किया चला गया, आया एक्टिवेट किया चला गया। इस तरीके से डीएनए को लगातार लंबे समय तक रिस्पांस मिलता रहता है। तो डीएनए लगातार लंबे समय तक वैसा प्रोटीन बनाते रहता है। तो इसका इफेक्ट ड्रास्टिक होता है, बहुत बड़ा और इंटेंस, बहुत बड़ा और बहुत तेजी से रैपिड, पर वो धीरे 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 अपना चेंजेस लाता है। ठीक है, इस तरीके से ये सेकेंड वाला पोर्शन यानी सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन एक्शन कंप्लीट होता है। राइट, फिगर है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of hormones using second messenger pathway। और साथ ही साथ ज्यादा सोचे नहीं कौन होगा कैसा होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप इंसुलिन को रख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप इसको यहां उसको दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप थायरॉक्सिन को रख सकते हैं, एटसेट्रा। जो दिए गए हैं उन्हीं में से एग्जाम्पल सुन लिए जो इस तरह का काम कर सकते हैं। तो आगे इसके बाद हम लोग एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स पर आएंगे। कौन कौन से हमारे बॉडी में एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, उनका एक लिस्ट देखेंगे। फिर जैसे उनके हार्मोन पर हम लोग जंप करेंगे तो हार्मोन पढ़ते जाएंगे और दिमाग में इमेज आता जाएगा, अच्छा ये ऐसे काम करता होगा, अच्छा ये ऐसे काम करता होगा। इससे क्या होगा, उसका टारगेट साइट और आपके दिमाग में क्लियर इमेज लाएगा और उसके फंक्शंस को याद रखने में आपको आसान होगा। देखिए समझा हुआ चीज याद करना आसान होता है और एकदम नया नवेला चीज है उसको लेके याद करने बैठे हर 2 दिन के बाद भूल जाइए। लेकिन समझा हुआ चीज दिमाग में बना रहता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज आपको एक्सप्लेन कर दें। एटलीस्ट जहां तक इस स्टेज में नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे आप अगर उनको समझने का कोशिश करें तो आपको वो चीजें हमेशा याद रहेंगी। और इसको इतना छोटा मत समझिए, एक चैप्टर में सिमटने वाला। ये पूरा का पूरा एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है एंडोक्रिनोलॉजी, जो सुपर स्पेशलाइजेशन में आता है। स्पेशलाइजेशन में भी आ सकता है, आता है। भाई एमबीबीएस करने के बाद ही सब पे ज्यादा मतलब एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए लोग जाते हैं। तो अलग ब्रांच है, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एनाटॉमी है ना। उसी तरह से एंडोक्रिनोलॉजी भी है, आई है, ऑप्थेल्मोलॉजी, बोन्स हैं, बोन्स एंड जॉइंट्स, ऑर्थोपेडिक्स, चाइल्ड केयर है, चिल्ड्रन के लिए है, पीडियाट्रिक्स। और 12th में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग करके क्यों पढ़ाया पता है? वो अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी।
ये सेपरेट साइंस है, सेपरेट ब्रांच है मेडिकल साइंस का, ये स्पेशलाइजेशन में मिलता है। और उसके बाद फिर एक्सपर्ट बनते हैं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। सोच लीजिए, हम लोग जिसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, ये जस्ट हमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है इन चीजों को, ये इससे बहुत बड़ा है। पर घबराने वाली बात नहीं है, आपके लेवल में जितना दिया है उतना आपको जानना चाहिए। बहुत हुआ, उस साइड का मिटा सकते हैं, इधर तो सबका हो गया होगा। हाँ, कल कल बोला था क्लास में। 1.5 घंटा के लिए बोला था। हो गया। ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स, क्यों इसे एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली नहीं बोले, उसके पीछे रीजन है। ये जो होंगे, जो एंडोक्राइन बॉडी होंगे,
उनका एक ही काम होगा, हार्मोन रिलीज करना। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी के जो हार्मोन रिलीज करते हैं उन्हें एंडोक्राइन बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन बॉडी जो है ये दो तरह के होते हैं। एक है जो डेडिकेटेड एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं, और दूसरे हैं ऑर्गेन्स एक्टिंग एज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स। पहले इसी को देख लें, इसमें आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। पहला सरप्राइज है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GIT। और ये GIT या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट किसे कहते हैं? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। इसके एंडोक्राइन फंक्शन भी होते हैं, ये हार्मोन भी रिलीज करता है। इंटरेस्टिंग। दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर जो कि कोई ऑर्गन है, एंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है, वो है हार्ट। और इससे सामना हुआ भी है। बताइए तो क्या रिलीज करता है हार्ट? ये अभी नहीं पूछेंगे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ाई नहीं है, अभी नहीं, इसीलिए। पर इसको पूछ सकते हैं, हार्ट का एंडोक्राइन फंक्शन बता दीजिए तो क्या रिलीज करता है? नहीं ध्यान में आ रहा है? कहीं तो पढ़े हैं, ये तो लग रहा है ना, कहीं तो पढ़े हैं। क्या चीज फिर से बोलिए। एंजाइम नहीं बाबू, हार्मोन रिलीज करवाना है। वो तो अलग सिस्टम है। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल के लिए तो अलग स्ट्रक्चर है, वो ऐसे नोड है, साइनो-ऑरिकुलर नोड। हार्ट कैसे हार्मोन की तरह, और हार्ट हार्मोन कैसे रिलीज करता है, कौन वाला करता है? आप पढ़े हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। जब तक दिमाग में जोर डालिए, एक और ऑर्गन आपको सरप्राइज की तरह देते हैं, यह है किडनी। इसके भी बारे में पढ़े हैं थोड़ा सा। किडनी के ऊपर ना एड्रिनल ग्लैंड होता है, पर किडनी खुद एक्टिन मायोसिन, वो तो फाइबर्स थे, फिलामेंट्स थे। सरप्राइज्ड। देखिए, हार्ट के बारे में तो क्लियर कट पढ़े हैं, किडनी के बारे में अगर नहीं भी पढ़े होंगे एंडोक्राइन फंक्शन तो अलग बात है, हालांकि थोड़ा बताए हैं, ध्यान में आ नहीं रहा होगा। हार्ट रिलीज करता है ANF, आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर या एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर उसे कहते हैं। हाँ, एट्रियम के वॉल से। और वो क्या करता है, अगर याद आ रहा हो तो, रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे को तोड़ता है ताकि GFR बढ़ता ना चला जाए, कंट्रोल में आए। याद आया? तो वहां पे ANF जो था वो दरअसल हार्ट के द्वारा, हार्ट के एट्रियल वॉल द्वारा रिलीज किया हुआ हार्मोन है। ठीक है? हाँ, आप सही कर रहे हैं। किडनी पढ़ते समय, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते समय ही हम लोग हार्ट के फंक्शन को ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वहां पे देखे थे कि ये रिलीज करता है ANF, है ना। और किडनी क्या करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है नहीं, एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन है जो RBC के नंबर को बढ़ाने में काम करता है। सुनते होंगे
जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होता है, बहुत ऊंचाई पे क्या होता है, जैसे जैसे जमीन से ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, जब पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र तल से जितना ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन एयर में कम होता है। अब हाई ऑल्टीट्यूड में चले गए, डे टू डे एक्टिविटी, दौड़ना कूदना उछलना काम करना, ये तो वहां पे भी करना पड़ेगा ना, अगर आप पहाड़ पे रहते हैं तो ऑक्सीजन कम है, तुरंत फेंट हो जाएंगे, बेहोश हो सकते हैं। तो उसमें हमारे बॉडी का एक एडजस्टमेंट है, वो क्या करता है कि देखिए हीमोग्लोबिन तो जितना ऑक्सीजन सच, हाँ जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पर रहते हैं वहां पे याद है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बताते समय बताए थे कि देखिए एक एडजस्टमेंट होता है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आरबीसी को बढ़ाकर, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, है ना, तो हीमोग्लोबिन अगर नंबर बढ़ गया हीमोग्लोबिन का तो फिर सभी हीमोग्लोबिन मिलके उतना ऑक्सीजन लाके दे सकता है जितना कि कम हीमोग्लोबिन पहले लाकर देता था, है ना। तो इसलिए हाई ऑल्टीट्यूड में या ऐसे जगहों पे जहां पे ऑक्सीजन की कमी है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, तो आरबीसी का नंबर बढ़ा के, आरबीसी का नंबर बढ़ा तो हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ गया, हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ गया, हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ा के हम फिर उतना ही ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं सेल्स को और टिश्यूज को जितना कि नॉर्मल कंडीशन में करते हैं। ठीक है, तो ये किडनी जो रिलीज करता है वो है एरिथ्रोपोइटिन, तो ये भी ऐसा हार्मोन हो गया, राइट। अब आते हैं डेडिकेटेड एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स, इसको ध्यान में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब ह्यूमन बॉडी का कार्टून तैयार करते हैं। हो गया ह्यूमन बॉडी का कार्टून तैयार। अभी समझ में तो आ रहा है, अच्छा तो नहीं बना, लेकिन ये इसका सिर है ही तो पता चल ही रहा है, पैर तो नहीं ही होगा, तो यहाँ पे ब्रेन होगा ही, इस ब्रेन का ये वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस, ठीक है, इससे लगा हुआ छोटा सा एक स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम बोले थे, याद कीजिए, एक छोटा सा स्टॉक लगा रहता है इनफंडिबुलम, उससे टंगा हुआ रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक चीज याद दिलाएंगे आप लोग को, हाइपोथैलेमस के ऊपर कौन रहता है, टी से नाम है थैलेमस, और थैलेमस के सामने रहता है पीनियल बॉडी। हाइपोथैलेमस नीचे है तो हाइपोथैलेमस के ऊपर ना होगा, हाँ आगे ही की तरफ रहेगा। अब यहां पर आइए, वोकल कॉर्ड है ये कोई हार्मोन रिलीज करने वाला स्ट्रक्चर नहीं है, हर एक को ऐसे नहीं समझना चाहिए। तो ये पेनियल बॉडी जो है, इसको अगर एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर 1 माने, हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर 2 मान सकते हैं, और पिट्यूटरी को एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब नंबर 3 मान लिए, ठीक है। अब वोकल कॉर्ड के ऊपर लेफ्ट एंड राइट साइड में रहता है थायराइड, और इसे एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर 4 मान ले, ठीक है। अब प्रत्येक थायराइड के सरफेस पे बोले 1 तारीख को, फिर बोले 15 तारीख को, फिर बोले 30 तारीख को, दो नहीं गए। पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं,
तो हम उतना दिन देखो उतना दिन हम कभी पैराथायरॉयड नहीं रहते थे। बस ग्लैंड, और इसे एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर 5 मान लीजिए। ठीक है, अब इससे नीचे की तरफ आए, 7 ये है स्टर्नम, और इस तरफ उस दिन जो आप पूछे थे हार्ट के रहने का जगह, मीडियास्टेशियम, तो यहां ठीक हार्ट के ऊपर के तरफ एक ग्लैंड पाया जाता है, तारीख को पेमेंट करना रहता है, इसीलिए हम ये है थाइमस। टीचर लोग को 1 तारीख को पेमेंट कर देते हैं। मीडियास्टिनम कैविटी पे है ना, हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड थाइमस, देखो ना पापा से बात करके बोलो ना। जो एडल्टहुड के बाद धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और बहुत छोटे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, पर यंग एज में ये काफी बड़ा होता है। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। देना है, इसीलिए हम उतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो और नहीं। इसके बाद नहीं तो उतना आते नहीं हैं, जाते हम लोग को, नहीं देना तो हम लोग को मिलेगा यहाँ, ठीक है ना। हाँ पैनक्रियास। इस थाइमस को हम लोग नंबर 6 मान लें, पैनक्रियास को नंबर 7 मान लें। देख के ही समझ में आ रहा होगा किडनी ही बनाया गया है। किडनी के ऊपर मुकुट की तरह 2 ठो ग्लैंड रहता है, ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड, और इसे सीरियल नंबर 8 दे दीजिए। अब अगर फीमेल है दिस इज यूटरस, दिस इज ओवरी, ये सीरियल नंबर 9 इफ फीमेल, और अगर मेल है टेस्टिस, ये सीरियल नंबर 10 दे दीजिए इफ मेल। और ये डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of the different endocrine glands in the human body. तो इस तरफ नॉन एंडोक्राइन बॉडीज जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं, और ये है कलेक्शन ऑफ एंडोक्राइन बॉडीज जो एक्चुअली में एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, इसे ड्रॉ करके रखिए, हमेशा आपको इनके लोकेशन के साथ है ना इनका पोजीशन याद रहे। रफली ड्रॉ कीजिए, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा ही एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए, बस ये लोकेशन बता रहा है, ये ध्यान रखना। देखिए जो लोग सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं,
बोर्ड देने के बाद हम सोचेंगे नीट का, उनके लिए भी, और जो साइमल्टेनियसली बोर्ड और नीट दोनों सोच रहे हैं, दोनों के लिए 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि 11th 12th का फाउंडेशन बनाता है। वहां पे इन बातों को बोला नहीं जाएगा, सीधे उसका एप्लीकेशन बताया जाएगा कि आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, क्योंकि 11th में पढ़ चुके हैं, है ना। और जिनको नीट की तैयारी करना है उनको तो पता ही है 50% क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है। इसलिए दोनों ही स्थिति में 11th बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए। और आप चैप्टर्स अगर कंपेयर करके देखेंगे, जब बिना घटाए हुआ चैप्टर अगर आप देखते तो 11th में 22 चैप्टर था, मैथ में कहीं नहीं बना। और 12th में 16 चैप्टर था बायोलॉजी का। अब 22 को घटा के 19 कर दिया है 11th में, और वो भी बहुत सारे चैप्टर में कैंची चलाया है। जैसे आप देख ही रहे हैं नर्वस सिस्टम, हम तो ध्यान भी नहीं दिए थे, उसमें आई और ईयर हटा दिया। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में से टिश्यू हटा दिया, सीधे फ्रॉग से शुरू किया है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स, उसमें प्लांट टिश्यू हटा दिया, टिश्यू सिस्टम से शुरू किया है। बहुत कैंची चलाया है, लेकिन फिर भी वो ये मान के चलता है ये तो हम 9th में पढ़ा दिए हैं। टिश्यूज के बारे में, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू 9th के एनसीईआरटी में तो है, तो बोल रहे हैं हम रिपीट क्यों करें। इसका मतलब 9th का नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप याद रखें, तभी ना इसको 11th पे आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो खुलेआम कैसे बोलता है कि भाई देखिए पीसीटी में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, कैसा वाला, तो क्यूबॉइडल, ये टर्म क्यों यूज किया। जब आप टिश्यू नहीं पढ़ा रहे हैं तो टिश्यू वाला सिस्टम हटा देना चाहिए, पर नहीं रखा है। इसका मतलब है उम्मीद करता है कि 9th के टॉपिक को आप अच्छे से पढ़कर आए। यही वजह है, ये सब छोटा छोटा चीज आपको इंडिकेट करता है कि क्यों 11th इतना इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये तो हुआ बायोलॉजी का। आप फिजिक्स में भी देखेंगे तो उसमें काइनेमेटिक्स और जो मैकेनिक्स है वो पूरे फिजिक्स का फाउंडेशन है। किसी को भी पढ़िए, लाइट पढ़िए, साउंड पढ़िए, हीट पढ़िए, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़िए, मॉडर्न फिजिक्स पढ़िए, सब में मैकेनिक्स का यूज है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ग्राफ, ये सब आ ही जाएगा, किसी न किसी तरह से आएगा ही। एनर्जी कॉन्सेप्ट, मोमेंटम, और केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो दिया हुआ है 2 चैप्टर, वो पूरे टोटल एक बुक का, 12th का जो सेकंड बुक है केमिस्ट्री का, उसका फाउंडेशन है। इसीलिए हर जगह आपको एग्जांपल मिलेंगे कि क्यों और हमारा जो 11th का जो चैप्टर्स बनाया हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो जो कोई भी इनको बहुत लाइटली लेते हैं उनको बड़ा दिक्कत हो जाएगा 12th में। इसलिए आप लोग को चैप्टर रिकॉल करते रहना चाहिए हमेशा। ये नहीं सोचिए अच्छा अगले टेस्ट में तो हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, है ना, तो उसके पीछे का जो पढ़ा हुआ है उसको छोड़ के चले, कभी नहीं। एक प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल बनाकर अब तक पढ़े हुए हर चैप्टर को एक टाइम बाउंड मेथड से आपको रिवाइज करना है। टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो टॉपिक आपके कब्जे से छूट जाएगा, और पढ़ा हुआ चीज आपको लगेगा कि अरे नहीं याद आ रहा है। जैसे हर दिन क्लास में हम लोग देखते ही हैं, अभी जैसे हुआ ना ANF पढ़ा हुआ था, नहीं याद आ रहा था ना, तो इसके पीछे रीजन क्या है, रिवीजन का कमी। उधर 10 हो गए और इधर कौन है, 1, 2 और 3, टोटल 13 एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हमें जानने हैं, और फिर इनके जो हार्मोन्स होंगे वो।
ये सब सब कुछ बात जो ब्रेन पढ़ाते समय बताए थे हाइपोथैलेमस के बारे में, वो चीज पलट कर यहाँ पर आएगा। देखिएगा हाइपोथैलेमस, देखिएगा पिट्यूटरी, दोनों हैं शामिल यहाँ। फिजिक्स में सर्कुलर मोशन ही होगा, केमिस्ट्री में क्या ये होगा, बस ये पूरा करते हैं, उसके बाद और ऑर्गेनिक जो भी टीचर हैं आएंगे। और ये ऑर्गेनिक का हमको लगता है कि क्लास नहीं है। ओके, यहाँ तक पॉज कर दीजिए। नाम जा रहे हैं।